हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर जो है केमिस्ट्री जीके की चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर सातवां बिंदु आ जाता है, मेन बिंदु ऑक्सीकरण और अपचयन। तो हमारा जो है कुल 8 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। उनको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और यह आज का हमारा 9वां वीडियो है। ठीक है, पर डे 50+ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है हमारे चैनल एग्जाम डेज पर। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम देख लेते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है। कोई भी यदि रासायनिक प्रक्रिया हो रही है तो उस दौरान जो है एक पदार्थ में जो है हाइड्रोजन की जो वृद्धि होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको अपचयन कहा जाता है, यानी कि रिडक्शन कहा जाता है। ठीक है, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि जो है अपचयन कहलाती है। रासायनिक अभिक्रियाओं या प्रतिक्रियाओं जो हैं वह निम्न प्राथमिक प्रकार की हैं, जैसे कि संयोजन प्रक्रिया, अपघटन प्रक्रिया, विस्थापन प्रक्रिया, दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी आदि। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की जो है क्या है, प्रक्रिया है। ऑप्शन डी आपका सही है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन त्यागने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिनमें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ऑक्सीकरण संख्या किसी रासायनिक यौगिक में बंधे हुए किसी परमाणु के ऑक्सीकरण के दर्जे का सूचक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रक्रिया जो अभिक्रिया दी गई है, ठीक है, यहाँ पर तो इसमें पूछा जा रहा है कि ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है, फेरियम। ठीक है, यहाँ पर जो है Fe जो है यह ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है। ध्यातव्य है कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि CuSO4 प्लस Mg इक्वल टू MgSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो उपरोक्त अभिक्रिया में Mg यानी कि मैग्नीशियम जो है क्या है, तो मैग्नीशियम जो है अपचायक कर्मक है। क्या है, अपचायक कर्मक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अपचायक कर्मक एक पदार्थ होता है जिसे उसके कुछ इलेक्ट्रॉनों को खोकर ऑक्सीकृत किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, तो अपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है। ऑप्शन बी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को अपचयन कहा जाता है। ऑक्सीकरण तथा अपचयन हमेशा जो है साथ साथ घटित होते हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं को उपापचय अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक, दी गई अभिक्रिया में अपचायक के रूप में कार्य करता है। अपचायक के रूप में कार्य करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दी गई अभिक्रिया में CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक के रूप में कार्य करता है क्योंकि उपर्युक्त अभिक्रिया में CO का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा। किसका अपचयन होगा, तो जिंक का। तो यहाँ ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट हो जाएगा। तो दी गई अभिक्रिया में ZnO प्लस C इक्वल टू Zn प्लस CO में Zn का अपचयन होगा एवं कार्बन का जो है ऑक्सीकरण होता है। ठीक, अगला प्रश्न, अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन त्यागना।
इलेक्ट्रॉन त्यागना जो है यही कथन गलत है अपचयन के संबंध में, जबकि अपचयन के संबंध में हाइड्रोजन का संयोजन होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं होता है। अपचयन अभिक्रिया में या तो हाइड्रोजन का संयोजन होता है अथवा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रतिलोम है। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, न कि इसको त्यागा जाता है। ठीक, इसके विपरीत उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का जो है क्या होता है तो ह्रास होता है। आभूषणों के धूमिल होने एक उदाहरण है। आभूषणों के धूमिल होने का जो है एक उदाहरण क्या है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है यह आभूषणों के धूमिल होने का एक उदाहरण है। तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के कारण आभूषणों का रंग जो है धूमिल हो जाता है। उदाहरण के लिए फेरस क्लोराइड, ठीक है, फेरस क्लोराइड यानी FeCl2 से फेरिक क्लोराइड यानी FeCl3 के बनने में फेरस आयन परिवर्तित होकर फेरिक आयन हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन बी ऑक्सीकरण करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो उसे ऑक्सीकरण प्रक्रिया से गुजरना कहते हैं। किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन या किसी धन विद्युत तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ठीक है, की प्रक्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है तो अपचयन, ठीक है, अपचयन की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। ठीक, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या फिर ऋण विद्युतीय तत्व के निष्कासन या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व के समावेश को जो है अपचयन कहा जाता है। अपचयन की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। नेक्स्ट है, दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन जो है वह सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है आंसर ए आपका करेक्ट हो जाता है। आंसर ए आपका करेक्ट हो जाता है। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देखिए, दिए गए अभिक्रिया में जिंक का अपचयन हो रहा है, साथ ही कार्बन का ऑक्सीकरण भी इस अभिक्रिया में हो रहा है। ठीक, अतः ऑप्शन ए और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे जो है क्या कहा जाता है, ऑक्सीकृत हुआ कहा जाता है। अभिक्रिया के दौरान पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना अथवा इलेक्ट्रॉनों को त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे ऑक्सीकृत हुआ कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो दी गई अभिक्रिया में जो है किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो केवल कॉपर का यानी तांबे का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक, जिंक से जिंक आयन का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है, तो जिंक से जिंक आयन का निर्माण जो है वह ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। तो जिंक से जिंक आयन का निर्माण ऑक्सीकरण के कारण होता है। ऑक्सीकरण क्या है, तो ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें तत्व व यौगिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है H2CO और C द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है, तो Ca का, ठीक है, कैल्शियम का। तो H2CO और C द्वारा Ca तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है। ठीक, अगला है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक जाति यानी कि केमिकल स्पेसीज ऑक्सीकृत हो रही है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है वह सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया CuO+ H2
इनटू जो है इक्वल टू Cu प्लस H2O में से H2 रासायनिक जाति जो है ऑक्सीकृत हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वह ऑक्सीकृत हो रही है। ऐसी अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है या हाइड्रोजन खोता है तो इसे ऑक्सीकृत कहा जाता है। अर्थात दी गई प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन पानी बनाने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करता है, जबकि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन खोकर कॉपर बनाता है। अर्थात इस अभिक्रिया में H2 ऑक्सीकृत है तथा CuO अपचयित है। ठीक, अगला रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। ऑप्शन ए। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। इसे ऑक्सीकरण अपचयन भी कहा जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से जो है कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, ठीक है, AgNO3 प्लस NaCl इक्वल टू AgCl प्लस जो है NaNO3 जो है यह क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि अभिक्रिया MgO प्लस CO इक्वल टू Mg प्लस CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? तो यहाँ पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का यानी कि CO का जो है ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेलों का जो है क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है अथवा उसकी हाइड्रोजन निकल जाती है। दूसरे शब्दों में ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है या ऋण आवेश कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है HnCl2 प्लस 2HgCl2 इक्वल टू Hg2Cl2 प्लस SnCl4। उपरोक्त अभिक्रिया में जो है SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगला है H2O2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में जो है कार्य करता है? तो एक अपचायक के रूप में कार्य करता है जो H2O2 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PbO3 प्लस 4HCl इक्वल टू PbCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ जो है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से जो है ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है, यही सही नहीं है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की अनुवृद्धि या उसमें से ऑक्सीजन हटाने को अपचयन कहते हैं। उच्च दाब पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों के साथ संयोग करता है और उन्हें वनस्पति घी में बदल देता है। अतः वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक, अगला है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से जो है क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित एजेंटों में से जो है कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण यानी कि शोधन के लिए अच्छा है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका उपयोग जो है रोगाणुनाशी के रूप में पेयजल को शुद्ध करने तथा जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि
ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है, तो वह क्या है, तो दहन है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है दहन। ठीक, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है दहन कहलाती है। दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उदाहरण के लिए लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना आदि। ठीक है, अतः दहन वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो कि गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी आपका सही है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या किसी विद्युत धनी तत्व का योग हो अथवा किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन या विद्युत ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना अपचयन कहलाता है। अतः अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जो है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है एवं दूसरे अभिकारक का जो है अपचयन होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण निम्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा गलत है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है तो यह गलत है। लेड अपचयन हो रहा है, यह भी गलत है। जबकि कार्बन का उपचयन हो गया है तो यह सही है। लेड ऑक्साइड अपचयन हो रहा है, यह भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न तत्व में से जो है कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? तो क्लोरीन। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? तो क्लोरीन, ऑप्शन सी आपका सही है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक या अवकारक कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन का जो है त्याग करते हैं। अपचायक के उदाहरण हैं जस्ता, कोक, सोडियम, हाइड्रोजन आदि। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन एक कैटायन है? तो निम्न में से एक जो है वह अमोनियम जो होता है यह एक कैटायन है। यदि किसी आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो तो आयन में धनात्मक आवेश होता है, इसे ही धनायन कहते हैं। उपरोक्त प्रश्न में जो है अमोनियम कैटायन है, अमोनियम जो है वह क्या है, कैटायन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति जो है वह यौगिक का वास्तविक आवेश प्रदर्शित करती है, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगला मेन बिंदु आ जाता है, विद्युत अपघटन या फिर जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, वैद्युत अपघटन या फिर वैद्युत रासायनिक श्रेणी यानी इलेक्ट्रोलिसिस एंड जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो उसको जो है जिंक कहा जाता है, यानी कि जेडन कहा जाता है। जेडन तांबे का यानी कि कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। जिंक की परमाणु संख्या 30 है और तांबे की परमाणु संख्या 29 है। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से जो है क्या करती है, तो विस्थापित कर देती है। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो जो है कौन सा उत्पाद बनता है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH बनता है। सोडियम क्लोराइड यानी Cl विद्युत अपघटन द्वारा विघटित होता है और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है
कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। यानी OH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग लुगदी और कागज़ के कपड़े, पीने के जल, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग बीमारियों के उपचार, रोकथाम और सुधार के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? तो ऑप्शन ए Ag। ठीक है, ऑप्शन ए Ag। कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? तो Ag यानी कि चांदी। ठीक है, चांदी तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं होता है, जबकि लोहा तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो उपर्युक्त डी। तो उपर्युक्त तत्वों में कैल्शियम Ca जो है सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व है, जबकि मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम इससे क्रमशः कम अभिक्रियाशील तत्व हैं। इनमें से किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है? तो NaCl सोडियम, ठीक है, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है। विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा के प्रवाह के द्वारा उसके इस रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है, जिससे वह यौगिक अपने अवयवों में जो है टूट जाता है। NaCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से कैथोड पर सोडियम प्राप्त होता है, किंतु सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण यह तुरंत जल से अभिक्रिया करके NaOH तथा H2 बनाता है। अतः NaCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से सोडियम धातु प्राप्त नहीं की जा सकती है। ठीक, चलिए 497, इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है? तो ऑप्शन सी। ठीक है, Ca यानी जो है यहाँ पर कैल्शियम किससे बड़ा है? तो एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम जो है किससे बड़ा है? कॉपर से। कॉपर किससे बड़ा है? तो Hg से। ठीक है, तो यहाँ पर यही आपका ऑप्शन सही है। अगला है, इनमें से किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है? तो वह है सोना यानी कि Au। ठीक है, Au की जो अभिक्रियाशीलता है वह सबसे कम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है? तो उसका नाम है Au यानी कि सोना। ठीक है, जो सोना है इसकी अभिक्रियाशीलता जो है चांदी की तुलना में कम है। चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील धातु जो है सोना है। चांदी का रासायनिक सूत्र Ag होता है। अभिक्रियाशीलता के अनुसार धातुओं का घटता क्रम पोटेशियम का सबसे अधिक है, कैल्शियम का उसके बाद है, मैग्नीशियम का उसके बाद, जिंक का उसके बाद, लोहे का उसके बाद, कॉपर का उसके बाद, चांदी का उसके बाद, सोने का सबसे कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्युमिनियम से जो है कम अभिक्रियाशील है? तो उसका नाम जिंक है। उसका नाम जिंक है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातुएं वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं? कौन सी धातुएं वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं? NaMgL। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जो है यह वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम वे धातुएं हैं जिन्हें वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम प्रबल क्षार धातु है जिसका परमाणु क्रमांक जो है 11 है। कितना है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। इसका प्रमुख यौगिक सोडियम कार्बोनेट है जिसका उपयोग बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा आदि के निर्माण में किया जाता है। मैग्नीशियम यानी कि Mg क्षारीय मृदा धातुओं का द्वितीय सदस्य है। हरे पौधों के पर्णहरित में मैग्नीशियम जो है एक प्रमुख तत्व है। यह हवा में चमकीली रोशनी के साथ जलता है, इसलिए इसका प्रयोग पटाखों इत्यादि में किया जाता है। एल्युमिनियम चमकदार सफ़ेद रंग की अचुंबकीय धातु है जिसका परमाणु क्रमांक जो है 13 है। किसका? एल्युमिनियम का।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ध्यान दीजिए, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिकों के वैद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, सही है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी एक सूची है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यह भी सही है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में मौजूद धातुएं अल्प अभिक्रियाशील होती हैं, यह भी सही है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो यही गलत है, ठीक है, ऑप्शन डी ठीक। अगला है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, तो उसका नाम जो है मैग्नीशियम है, ठीक है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील है जो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु है। मैग्नीशियम अन्य दी गई धातुओं की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट बनाने के लिए मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के घोल से तांबे को विस्थापित कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस X कौन सी है, ठीक है, कौन सी गैस है, तो H2, ठीक है, हाइड्रोजन। लवण जल के विद्युत अपघटन प्रक्रिया के दौरान एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस जो है बनती है, जो बर्निंग स्प्लिंटर को इसके पास लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो एनोड पर Cl2 और कैथोड पर H2 गैस जो है उत्पन्न होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो जो है Au यानी कि जो आपका सोना है, यह सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक। जबकि सबसे अधिक जो है वह कौन सी है, तो मैग्नीशियम है। अभिक्रियाशील श्रेणी की धातुओं में पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील और प्लेटिनम जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो के है, ठीक है, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जबकि सबसे कम जो है कौन सी है, तो प्लेटिनम है, लेकिन ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर Au यानी कि सोना है। निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है, तो जो आपका Au है, तो Au तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, Pt भी नहीं है, तो यहाँ पर जो है K सबसे अधिक होता है, तो K सबसे पहले होगा जो कि सभी में है। उसके बाद जो है सोडियम का होता है, उसके बाद जिंक का होता है, उसके बाद कॉपर का, उसके बाद Hg का, उसके बाद Ag का यानी कि चांदी का। तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम जो है सक्रिय है, तो वह धातु जो है सीसा है। क्या है, सीसा। धातु की अभिक्रियाशीलता के क्रम में दिए गए विकल्पों में सीसा धातु की अभिक्रियाशीलता जो है वह सबसे कम है, ठीक। अगला प्रश्न है कि विद्युत अपघटन विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किस विलयन का जो है उपयोग किया जाता है, किस विलयन का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में लवण जल, ठीक है, ब्राइन का उपयोग किया जाता है, लवण जल का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है। किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग लुगदी और कागज, कपड़ा, पीने का पानी, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी और संबंधित लवण बनाने के लिए प्रोटीड एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है जिसे लवण जल कहते हैं, ठीक। अगला है
विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जल का विद्युत अपघटन कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। जल का उपयोग करके विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को जल का विद्युत अपघटन कहा जाता है। घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। तो किस प्रकार से? गतिविधि श्रृंखला के प्रकार से। तो घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है, तो गतिविधि श्रृंखला के रूप में। विभिन्न धातुओं को उनकी घटती हुई रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता यानी केमिकल रिएक्टिविटी के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रृंखला प्राप्त होती है उसे गतिविधि यानी एक्टिविटी श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है कि यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए जो है बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 513। निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है कौन सी? तो कैल्शियम जो है यह निम्न धातुओं में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। धातुओं को उसकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वह सक्रियता श्रेणी कहलाती है। दिए गए विकल्प में सबसे अधिक सक्रिय धातु जो है वह कैल्शियम है। विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो है वह लिथियम को रखा गया है। ठीक, एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो एनोडाइजिंग प्रक्रिया में जो है वह तनु सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड का जो है उपयोग किया जाता है एनोडाइजिंग की प्रक्रिया में। तो ऑप्शन बी आपका सही है। एनोडाइजिंग एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का जो है निक्षेपण होता है। इस प्रक्रिया में गंधक अम्ल का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? तो ऑप्शन डी जस्ता। ठीक है, तो आयरन क्लोराइड लोहे को जिंक से विस्थापित कर देता है क्योंकि जिंक की अपचायक क्षमता फेरियम से अधिक होती है और वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जस्ता यानी कि जिंक लोहे से ऊपर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को जो है विस्थापित नहीं करेगी? तो ऑप्शन बी चांदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल मिश्रित HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो जो कॉपर होता है Cu जो होता है कॉपर जल मिश्रित हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, अतः कॉपर जल मिश्रित हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाता, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अपक्रिया नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, वह धातु कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु जो है केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि सक्रियता श्रेणी में जो है ऊपर आते हैं। ये धातु अधिक अभिक्रियाशील हैं, अतः इनका निष्कर्षण अन्य धातुओं की तरह कार्बन का उपयोग उपाचय के रूप में कर अवकरण के द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन सभी धातुओं में ऑक्सीजन के साथ कार्बन से ज़्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात इन धातुओं की बंधुता ऑक्सीजन के साथ कार्बन से अधिक है। सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है
संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है जस्ता, ठीक है, ऑप्शन बी जस्ता। तो संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में जो है जस्ता धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक, संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में जस्ता का उपयोग किया जाता है। इसे यस्दीकरण, ठीक है, इसे यस्दीकरण या गैल्वनीकरण या यशद लेपन कहते हैं। क्रोमियम मिलाकर लोहे को स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। लोहे को स्टेनलेस स्टील किसके उपयोग से बनाया जाता है? तो क्रोमियम के उपयोग से। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 50+ क्वेश्चंस देखा। यह 50+ क्वेश्चंस आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने देखा कि सभी प्रश्न जो है रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। स्पेशल साइंस आता है इस वजह से, ठीक है, और अदर एग्ज़ाम में भी जो साइंस आता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।